आज हम आप लोगों के साथ इतिहास, जो आधुनिक इतिहास का मेरा क्रम चल रहा था, आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री का मेरा सारा वीडियो आप लोग देख रहे होंगे। मैंने गवर्नर जनरल को आप लोगों को बताया। कल वाला जो मेरा वीडियो था आप लोगों ने उत्तर मुगल कालीन देखा था। आज हम आप लोगों के साथ नए चीजों को डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को पता था मोहम्मद शाह जो उस रंगीला बादशाह था, उसके टाइम पे अवध का क्षेत्र, मद्रास का क्षेत्र, मैसूर का क्षेत्र, हैदराबाद का क्षेत्र सब कुछ स्वतंत्र हो गया था। तो उस टाइम क्या हो गया था, जो मुगल सत्ता थी हम बिल्कुल कमजोर पड़ रही थी और उन लोगों ने अपनी स्वतंत्रता स्थापित कर दी थी। आप लोगों से हम थोड़ा सा फैक्ट वाला क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे पूछा जाता है कि ईरानी गुट के जो नेता थे जुल्फिकार खां, उन्होंने किसको गद्दी प्राप्त की थी? तो जुल्फिकार खां को। ईरानी गुट को इसकी समाप्ति किसके टाइम पे हुई थी? फर्रुख सियर के टाइम पे। और किंग मेकर की उपाधि किसको दी जाती है? सैयद बंधु को। सैयद बंधु कौन थे? तो उनके दो भाई थे, एक तो अब्दुल्ला खां, दूसरा हुसैन खां। एक मीर बाकी के पद पर था, एक वजीर के पद पर था। इनको कौन बनाया था? तो फर्रुख सियर, जिसे हम लोग घृणित कायर बोलते हैं। फर्रुख सियर। पूछा जाता है प्लासी का युद्ध किसके टाइम पे हुआ था? तो आलिमगीर के टाइम पे। पूछा जाता है बक्सर के युद्ध के टाइम पर कौन बंगाल का शासक था, कौन जो मुगल सत्ता थी उसका शासक कौन था? तो आप लोगों को पता होगा बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। कब वो आए थे? आपको पता होगा 1764 में हुआ था। और 1764 में उस टाइम शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। अब पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने, अकबर सेकंड ने दी थी। इस तरीके से बहादुर शाह, जहादर शाह, फर्रुख सियर, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, इस तरह मोहम्मद शाह, अहमद शाह, फिर उसके बाद आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और लास्ट में बहादुर शाह जफर, जिसको रंगून निर्वासित कर दिया जाता है। और पेंशनर किसको बना करके, क्योंकि जब से अंग्रेज लोग लॉर्ड लाइक के टाइम पे 1803 में 1803 पर दिल्ली पर कब्जा कर लेते हैं, तो शाह आलम को अंधा बनाकर छोड़ दिया जाता है। उसके बाद की जो परंपरा रहती है, उसके बाद सब कुछ अंग्रेजों के हाथ में आ जाता है। अंग्रेज ही सब तय करते हैं किसको मुगल की गद्दी देनी है और किसको गद्दी से हटाना है। ये सब कुछ तय करने की शक्ति मुगलों में आ जाती है। तो आज हम आप लोगों को आगे शुरुआत करते हैं बिना टाइम गवाए। आप लोगों को प्रांतीय राज्यों के बारे में बताते हैं, क्योंकि प्रांतीय राज्य किसके टाइम स्वतंत्र हुए थे? मोहम्मद शाह और रंगीला बादशाह। उसी के टाइम पर नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। उसी के टाइम पर सैयद बंधुओं का पतन हुआ था, क्योंकि उसने सैयद बंधु का पूर्ण रूप से पतन कर दिया था। और उसी के टाइम पर पहली बार ईरानी आक्रमण भारत में किसका हुआ था? तो नादिर शाह का हुआ था। नादिर शाह का 1739 में। तो हम आप लोगों को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। बंगाल, देखिए बंगाल का जो क्षेत्र था, हम कुछ बंगाल के बारे में आप लोगों को बेसिक जानकारी दे देते हैं। आप लोग बंगाल का जो क्षेत्र है, बंगाल के क्षेत्र को देखेंगे तो ये बंगाल का क्षेत्र है। बंगाल का जो क्षेत्र है, यहाँ पे गंगा और यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी का जो आपस में द्वार क्षेत्र है, ये बहुत ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र है। यहाँ की मिट्टी बहुत अच्छी होती थी, क्योंकि यहाँ पर प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी इन क्षेत्रों में पहुंचता था और बाढ़ का पानी पहुंचता था तो ऊपर से नई मिट्टी को ला करके उसकी लेयर पे जमा कर देता था। और जो पुरानी मिट्टी थी वो नदियों के साथ समुद्रों में बह जाती थी। तो इस कारण से जो इस मिट्टी थी, यहाँ पे ज्यादातर मिट्टी पाई जाती थी, तो खादर मिट्टी। तो ये जो आधुनिक बंगाल का क्षेत्र था, ये बहुत उपजाऊ क्षेत्र था और इस कारण से अंग्रेजों की मंशा यहीं पर सबसे पहले थी कि अंग्रेज लोग इसी को सोचते थे। जो बंगाल का क्षेत्र है, ये आधुनिक दृष्टि से बहुत समृद्ध देश है और बहुत समृद्ध प्रदेश माना जाता था, क्योंकि यहाँ पे खेती होती के लिए पर्याप्त संसाधन थे और यहाँ पे किसी चीज की दिक्कत नहीं होती थी। और यहाँ पे जब पर्याप्त संसाधन थे तो यहाँ की अर्थव्यवस्था अच्छी होगी, यहाँ की कृषि अच्छी होगी, कृषि प्रधान होंगे और यहाँ के जो राजा होंगे वो आर्थिक रूप से सशक्त होंगे, समृद्ध होंगे। जब आर्थिक रूप से सशक्त होंगे तो उनके पास अनेक प्रकार के नए औजार और हथियारों का उपयोग करेंगे। तो इस तरीके से जो बंगाल का क्षेत्र था बहुत ज्यादा फेमस था। तो बंगाल का जो क्षेत्र था, जो बंगाल का नवाब था, जो पहला नवाब आता है, बंगाल के बारे में बताने जा रहे हैं आप लोगों को। मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां पहला नवाब कौन था? मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां जो था, इस टाइम कोई दिक्कत नहीं थी। इस टाइम जो बंगाल का नवाब था, यहाँ पे जो मराठा बैठते थे दिल्ली में, और यहाँ पे बंगाल में जो नवाब थे, इनको पर्याप्त मात्रा में नजराना भेजते थे, जितना यहाँ से टैक्स रेवेन्यू वसूला जाता था, क्योंकि यहाँ के शासक यहाँ पे देख नहीं सकते थे, क्योंकि कई सारे इनका जो मुगल का था बहुत ज्यादा इनका व्यापक क्षेत्र था, इसलिए यहाँ से ये लोग इधर देख नहीं सकते थे। इसलिए यहाँ पर इन्होंने नवाबों की नियुक्ति की थी और नवाब लोग इनको पर्याप्त मात्रा में क्या भेजते थे? नजराना। नजराना, व्हाट इज नजराना? नजराना इज द टैक्स।
नजराना। तो मुर्शीद कुली खां के टाइम पे कोई दिक्कत नहीं थी और मुर्शीद कुली के खां के टाइम पर ये इन मुगलों को पर्याप्त मात्रा में नजराना भेजते थे। तो मुर्शीद कुली खां, लेकिन मुर्शीद कुली खां के बाद जो नेक्स्ट आता है शुजाउद्दीन, ये सब अल्पकालीन थे, इनके बारे में कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको क्रम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है मुर्शीद कुली खां, शुजाउद्दीन। उसके बाद आते हैं सरफराज। सरफराज की हत्या उसी के एक सेनापति ने कर दी थी, उसका नाम आप लोगों से पूछा जाता है, क्या नाम है उसका? अली वर्दी खां। ये आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, अली वर्दी खां। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, सब लोग अपनी मतलब पूरी तरीके से जो अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए, जैसे यहाँ पर इनको पर्याप्त मात्रा में क्या हो रहा था कि ये लोग चाहते थे कि हम क्या करें, हम अपनी आपकी जो सियासत थी उसको प्रूफ करने के लिए इसने क्या किया था, एक बार मुगलों को 2 करोड़ रुपए भेज दिया था। उसके बाद से ये कोई नजराना मुगलों को नहीं भेजा था। तो इस कारण से जब देखते थे अली वर्दी खां एक बार 2 करोड़ दे करके अपनी जो सियासत थी उसको प्रूफ कर लिया, उसके बाद मतलब उसे प्रत्यक्ष रूप से वहां का बादशाह अपॉइंट कर दिया गया, मतलब प्रत्यक्ष रूप से या ऐसे कहिए कि अवैध नहीं बल्कि वैध तरीके से उसे क्या मान लिया गया, यहाँ का वजीर मान लिया गया। तो अली वर्दी खां ने 2 करोड़ दे करके फिर दोबारा नजराना वो नहीं भेजा था। तो अली वर्दी खां ने कहा है, अली वर्दी खां का कोई लड़का नहीं था और अली वर्दी खां जो एक ऐसा शासक था, इसने जो पुर्तगाल थे, चाहे डच थे, चाहे अंग्रेजी थे, चाहे फ्रांसीसी थे, इनको सबको मधुमक्खी के छत्ते के रूप में माना है। उसने ये कहा है कि इन लोग जब तक जहां पे चाहे अपनी शक्ति स्थापित करें, इन लोगों को कोई ज्यादा रोक टोक ना की जाए। अगर इन लोगों को हम लोग ज्यादा इनके ऊपर नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे तो ये मधुमक्खी के छत्ते के समान है, इतना डंक मार के हम लोगों को डंक मार के मार डालेंगे। तो इस तरीके से ये जो है अली वर्दी खां इन सभी जो यूरोपीय कंपनी भारत आ रही थी उन सब की तुलना, उन सबको किसकी तुलना, इन सब की तुलना किसके समान कर दी है, मधुमक्खी के छत्ते के समान। तो इसी तरीके से अली वर्दी खां के 3 पुत्री थी। अब 3 पुत्री में तीनों का नाम आप लोग को, एक पूड़िया की पुत्री थी, पूड़िया बिहार, पूड़िया एक बिहार का है, एक आप लोगों को ढाका बंगाल का क्षेत्र है। तो ये पूड़िया की पुत्री, ढाका की पुत्री, इसी तरीके से एक पुत्री इसकी और थी, आप लोग 2 का नाम देखिएगा, एक पूड़िया बिहार में है, ढाका आप लोगों को पता है आधुनिक बांग्लादेश में है, बांग्लादेश की कैपिटल है। इसकी 3 पुत्रियां थी और 3 पुत्रियां थी, इसका कोई पुत्र नहीं था। तो इस कारण से 3 पुत्रियों के जो पुत्र थे उनमें क्या हो रहा था कि अगला शासक जो बनेगा वो इन्हीं 3 पुत्रियों से ही बनेगा। तो इस कारण से अब इनके लड़के को बना देती तो इनके और इनके बीच में दरार आ जाती, अगर इनके लड़के को बना देती तो इनके बीच में दरार आ जाती। तो इस कारण से अब वहां पे उत्तराधिकार का एक प्रकार से आप लोग ये समझिएगा, वहां पे गद्दी को लेकर के उत्तराधिकार से मौसी के बीच में एक प्रकार से खटास आ गई थी। तो इस तरीके से जो अगला नवाब बनता है वो आता है नवाब सिराजुद्दौला। इसी के बारे में आपको ज्यादा जानना है, इसको ध्यान से देखिएगा। नवाब सिराजुद्दौला क्या करता है, तो नवाब सिराजुद्दौला पहली बार फोर्ट विलियम कॉलेज पे अधिकार कर लेता है और अंग्रेजों को चुनौती देता है। फोर्ट विलियम कॉलेज पर अधिकार कर लेता है और अंग्रेजों को क्या कर देता है, चुनौती देता है। फोर्ट विलियम कॉलेज पर अंग्रेजों के जो बेड़े थे, क्योंकि 1717 को आप लोगों को याद ही होगा, उस टाइम जो उनको बंगाल के क्षेत्र में, मद्रास के क्षेत्र में और बॉम्बे के क्षेत्र में उनको अधिकार मिल गया था कि वो क्या करें, अपना व्यापार स्थापित करें। 3000 रुपए वार्षिक पौंड पे, 10,000 रुपए वार्षिक पे। तो इस तरीके से उनको छूट मिल गई थी, जो 1717 फर्रुखशियर के टाइम पे, जिसे हम लोग बोलते हैं एक अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार पत्र। तो नवाब सिराजुद्दौला के टाइम पे ये हुआ था, इसने एक काम किया था जिसके इसी के टाइम पे बहुत फेमस है काल कोठरी की घटना, जिसे हम लोग बोलते हैं ब्लैक होल की घटना। इसने क्या किया था, 14/18 का एक रूम था, उसमें 143 सैनिकों को बंद कर दिया था। 143 अंग्रेज सैनिकों को उसने बंद कर दिया था, जिसमें
जिसमें उसको सुबह खोला और सुबह खोलने के बाद उसमें मात्र 23 व्यक्ति बचते हैं और 23 व्यक्ति में से एक व्यक्ति रहता है हॉलबेल, जिसने इस घटना का जिक्र किया है। इस कारण से अंग्रेज लोग और गुस्सा होते हैं। मतलब काल कोठरी की घटना ही कह सकते हैं प्लासी के युद्ध का एक पृष्ठभूमि बनती है। काल कोठरी की घटना या ब्लैक होल की घटना, या इसी को हम लोग तीसरे नाम से जानते हैं हॉलबेल प्रकरण। 3 नाम है, काल कोठरी की घटना, ब्लैक होल की घटना, हॉलबेल प्रकरण। आप लोगों को पता है हॉलबेल, वेंसीडार्ट, वेरेलस, तो ये जो घटना होती है आप लोगों को पता होगा किसके टाइम पे होती है, तो आप लोग जाने रहिएगा उसका नाम क्या है। किस ये आप लोग, क्योंकि देखिए आप लोगों को पता होगा क्लाइव के बाद मैंने हॉलबेल का जिक्र किया था, तो हॉलबेल प्रकरण से संबंधित है। आप लोगों से क्वेश्चन आ सकता है कि प्लासी का युद्ध किसका परिणाम है, तो इसी घटना का। प्लासी का युद्ध किसका परिणाम है, तो काल कोठरी की घटना, ब्लैक होल की घटना, या इसको हम लोग हॉलबेल प्रकरण बोलते हैं। अगली बार अंग्रेज क्या करते हैं, अंग्रेज लोग आ जाते हैं। अंग्रेज लोग अब यहाँ पे क्या करते हैं, अंग्रेज लोग बार बार इस क्षेत्र में अधिकार करने की कोशिश कर रहे थे। अब अंग्रेज लोग और गुस्सा हो गए और गुस्सा होकर के फोर्ट विलियम कॉलेज पर अपना अधिकार जमा कर लिए और अधिकार करने के बाद दोनों के बीच में एक संधि हुई, जिसे हम लोग बोलते हैं अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि, अलीनगर याद रखे रहना, अलीनगर की संधि होती है और अलीनगर की संधि में यह होता है कि आप और मैं, आप भी अधिकार, मतलब आप ना तो मेरे में हस्तक्षेप करेंगे ना हम आप में हस्तक्षेप करेंगे, दोनों के बीच में एक मध्यस्थता बनेगी और दोनों लोग एक दूसरे के शासन सत्ता में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन बार बार अलीनगर की संधि का किसके द्वारा उल्लंघन किया जा रहा था, तो अंग्रेज के द्वारा। क्यों अंग्रेज के द्वारा, क्योंकि अंग्रेजों की मंशा बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि बंगाल का मैंने बताया था कि बंगाल का जो क्षेत्र है वो बहुत ज्यादा आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस है, इसलिए उन लोगों की मंशा बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और वो अलीनगर की संधि का उल्लंघन कर रहे थे। और जब उनको पता लगा कि नवाब सिराजुद्दौला के ये दोनों मौसियां इनकी अपोनेंट में हैं या इनकी दोनों मौसियां इनकी विरोधी हैं, तो ऐसे में क्या हो रहा था, इनकी दोनों मौसियां विरोधी हैं, तो इस तरीके से क्या हो रहा था, आप लोगों को पता होगा इनकी दोनों मौसियां विरोधी हैं, तो आप लोगों को पता होगा क्या हो रहा था। तो ये लोग देख रहे थे कि ये इनकी दोनों मौसी इनकी विरोधी है, तो दोनों मौसियों को इसने अंग्रेज ने क्या कर लिया था, मिला लिया था। दोनों मौसियों को अंग्रेजों ने मिला लिया था। क्या करने के लिए कि अब हम क्या करेंगे, इनको मिला लेंगे और इनको मिलाने के बाद हम नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ विद्रोह खड़ा कर देंगे। इसलिए इसका जो सेनापति था मीर जाफर, उसको भी उसने क्या कर लिया था, खरीद लिया था कि हम अपना अगला बंगाल का नवाब आपको बना देंगे, आप मेरे जो युद्ध होगा आप उसमें मेरा सपोर्ट कीजिए। तो इस तरीके से उसमें जगत सेठ, अमीर सेठ, सेठ अमीचंद जैसे अनेक प्रकार के बैंकर ने, अनेक प्रकार के जो धन के बहुत ज्यादा लोभी थे, उनको अंग्रेजों ने क्या कर दिया, धन के आधार पर या धन के उस पर बल पे उनको खरीद लिया। और खरीदने के बाद क्या हुआ था, तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। उस टाइम नवाब सिराजुद्दौला इस युद्ध में हार जाता है और प्लासी का युद्ध 1757 में होता है। उस टाइम अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहे होते हैं और इनकी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा होता है, तो इस टाइम उनका सेनापति रहता है मीर जाफर। तो मीर जाफर नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति रहता है और इसमें क्या होता है, इनकी हार होती है और इसके बाद जो अगला नया बंगाल का नवाब बनता है वो मीर जाफर बनता है और मीर जाफर के बनने के बाद इसे अगला बंगाल का नवाब घोषित कर दिया जाता है। लेकिन अंग्रेजों की मंशा पर यह खड़ा नहीं उतर रहा था, क्योंकि अंग्रेज लोग चाहते थे कि इस क्षेत्र से हमें अधिक से अधिक धन की प्राप्ति हो, यहाँ से इनको खूब ज्यादा टैक्स वसूल करके मीर जाफर उनको दे। लेकिन मीर जाफर उस तरीके का नहीं था कि वो एक प्रकार का योग्य अक्षम शासक था, वो अंग्रेजों की मंशा पर खरा नहीं उतरा, इस कारण से उसको हटा दिए। मीर जाफर हट गया, अगला नवाब किसको बना दिए, मीर कासिम को बना दिए। मीर जाफर का दामाद था मीर कासिम, और मीर कासिम जो था एक बहुत ही अधिक
योग्य शासक था और वो बहुत महत्वाकांक्षी था। वो अंग्रेजों की जो कूटनीति था उसको समझ लिया था, उसको परख लिया था। वो अंग्रेजों के कहे इशारों पर काम नहीं करना चाहता था। उसने पहली बार क्या किया था, अपनी राजधानी जो मुर्शिदाबाद है उससे मुंगेर स्थापित किया था। मुर्शिदाबाद से कहां लेके गया था, तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर बिहार में लेके गया था। पहली बार अपनी जो राजधानी थी उसको पता था इस क्षेत्र में कई ज्यादा षड्यंत्रकारी गतिविधि हो रही थी, इसलिए वो अपनी राजधानी ही चेंज कर लिया और कहां पर ले गया, तो मुंगेर में स्थापित किया। दूसरा काम इसने ये किया था, जो बंगाल में जो व्यापार करने आते थे उनके लिए, या बंगाल में जो अंग्रेज व्यापार करने आते थे उनके लिए फ्री टैक्स था। इसने भारतीय व्यापारियों के लिए भी फ्री टैक्स घोषित कर दिया। तो इससे अंग्रेज और बौखला गए कि अंग्रेजों का जो राजस्व था वो कम हो गया। जब भारतीय व्यापारियों के लिए भी टैक्स फ्री कर दिया तो उन लोग बिना टैक्स देकर के यहाँ व्यापार करेंगे, जिससे अंग्रेजों की मंशा और ज्यादा धूमिल हो गई, उसकी मंशा पे और ज्यादा कटाक्ष हो गया। तो इस कारण से अंग्रेज लोग इसको भी हटा दिए। मीर कासिम भी हट गया और फिर अगला नवाब बनता है मीर जाफर। मीर जाफर फिर अगला बंगाल का नवाब बनता है और मीर कासिम कहां चला जाता है, मीर कासिम शाह आलम द्वितीय और उस टाइम जो अवध के नवाब थे सुजाउद्दौला। इन तीनों लोगों की आपस में एक साझगांठ बन जाती है और तीनों सेनाएं, मतलब मीर कासिम की और किसकी, मीर कासिम की, शाह आलम सेकंड की और दूसरी अवध के नवाब सुजाउद्दौला की, तीनों की संयुक्त रूप से सेना बक्सर के पास एकत्रित होती हैं और युद्ध के लिए अंग्रेजों को चैलेंज करती हैं। और उधर से अंग्रेजी सेना भी आ रही है और दोनों के बीच में बक्सर बिहार में युद्ध होता है और युद्ध 1764 में होता है। और ये युद्ध एक तो षड्यंत्रकारी युद्ध था, किसका परिणाम था, आप लोग अलीनगर की संधि का एक परिणाम था, क्योंकि अलीनगर की संधि का अंग्रेज उल्लंघन कर रहे थे। और दूसरा परिणाम हालबेल प्रकरण का था। ये किसका परिणाम है, क्योंकि इसमें कई सारे लोग इसके विपक्ष में खड़े हो गए अंग्रेज के। तो मीर कासिम, ये अब पूछा जाता है कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का आपदस्थ नवाब कौन था, मीर कासिम। और बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, मीर जाफर। आपदस्थ का मतलब पद से हटाया गया, मीर कासिम। और उस टाइम बंगाल का नवाब मीर जाफर। अब पता है अंग्रेजी सेना उस टाइम, उसका नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहे थे और हेक्टर मुनरो इस टाइम बक्सर के युद्ध में भी अंग्रेज लोग विजयी होते हैं और इनकी हार होती है। तीन सेनाएं थी, मीर कासिम की और किसकी, आप लोग सुजाउद्दौला की और शाह आलम द्वितीय की, इन तीनों की संयुक्त रूप से सेना। और दो संधि होती है, एक इलाहाबाद की संधि और इलाहाबाद की द्वितीय संधि, 12 अगस्त और 17 अगस्त। 12 अगस्त को क्या होता है, बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को मिल जाती है। और द्वितीय संधि में क्या होता है, जो कड़ा का क्षेत्र अर्थात नहा का क्षेत्र और मानिकपुर एमपी का क्षेत्र, इन सारे क्षेत्र मतलब यूपी और एमपी का जो क्षेत्र था, ये सारे क्षेत्र जो बंगाल के पास थे, जो अवध के पास थे, अवध से लेकर के फिर से मुगलों को सौंप दिए जाते हैं। तो इस तरीके से दो संधि होती है, 12 अगस्त 17 अगस्त। तो अगला नवाब कौन बनता है, मीर कासिम। फिर सुजाउद्दौला, मुबारकुद्दौला और आसफुद्दौला, बंगाल का अंतिम नवाब आसफुद्दौला। ये बंगाल की कहानी थी। अगली टर्न पे हम आप लोगों को नेक्स्ट बताएंगे मैसूर की कहानी। तो आपके लिए आज यही इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद क्लास। आगे की क्लास हम नेक्स्ट टर्न पे अगले दिन डिस्कस करेंगे।